हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट टीजेटी साइंस 2021 के जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन करेंगे। और इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी इसी पेपर की, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन लग एक्सप्लेन कर चुके थे। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन है। ए कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 किलोग्राम, मतलब एक कॉपर का ब्लॉक है जिसका मास कितना है, 2.5 किलोग्राम है, is heated in a furnace to a temperature of 500 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपने उसको क्या किया, हीट अप कर दिया, फर्नेस में उसको रख दिया। कितने टेम्परेचर पर लेके चले गए, टू ए टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपने उसका टेम्परेचर कितना बना दिया, 500 डिग्री सेल्सियस बना दिया। देन प्लेस्ड ऑन ए लार्ज आइस ब्लॉक, मतलब उसको आपने 500 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर ले जा करके उसको वहां से निकाल करके एक आइस के ब्लॉक पे रख दिया, बहुत बड़े ब्लॉक पर। तो उसको आपने गर्म करने के बाद उस ब्लॉक पे रखा है, तो कितना आइस मेल्ट हो गया होगा उस हीट से। मतलब आपने उसको हीट दी। हीट क्या है, एक एनर्जी ही तो दी है ना आपने उसको। जो एनर्जी आपने दी है, जो हीट आपने उसको दी थी कॉपर के ब्लॉक को, वो हीट वापस किसको चली जाएगी, आइस को चली जाएगी। और कब लग चली जाएगी, जब लग उनका टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो आइस का टेम्परेचर कितना है, आइस का टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब सोचिए, आइस का टेम्परेचर कितना होता है। आइस जो होती है आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, मेल्ट होती है। अब इसने ये तो नहीं कहा कि वो आइस का ब्लॉक कितने टेम्परेचर पे था, नेगेटिव में, ऐसा कोई भी बात नहीं हो रही। मतलब जो आइस थी वो कितने टेम्परेचर पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, और उसको मेल्ट करना है। मतलब आइस जो है आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही थी, और आइस से वाटर बन गया आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर। आइस से क्या बन गया, वाटर बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सिर्फ फेज चेंज हुआ है। टेम्परेचर में तो कोई इंक्रीमेंट या कोई भी डिक्रीमेंट नहीं हुआ। मतलब आइस का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आइस जो है मेल्ट हुई है। मान लेते हैं कितना मास आइस का मेल्ट हुआ है, स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है, वो मास है जो आइस का मेल्ट हो गया। मेल्ट किसकी वजह से हुआ, जो आपने कॉपर को हीट दी थी ना, वो हीट आइस ने ले ली। और कब लग आइस उससे हीट लेता रहेगा, जब लग दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। मतलब आइस का भी 0 डिग्री सेल्सियस है, और कॉपर ब्लॉक का भी कितना हो जाएगा, फाइनली 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्योंकि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो कॉपर का टेम्परेचर ज्यादा था, 500 डिग्री सेल्सियस, और आइस का कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो कॉपर का जो टेम्परेचर है, कॉपर का टेम्परेचर कम होता जाएगा। 500 से कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, और वो हीट रिलीज करता रहेगा। और आइस जो है वो हीट लेती रहेगी, और आइस किस में मेल्ट हो जाएगी, वाटर में। तो आइस का तो क्या चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। और कॉपर का जो ब्लॉक है, कॉपर का जो ब्लॉक है उसका क्या चेंज हो रहा है, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। उसका तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, कॉपर के ब्लॉक का तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। 500 से कहाँ पे आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। जब 500 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, तो इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा। देखो, आइस का भी 0 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का भी 0 डिग्री सेल्सियस है, और कॉपर के ब्लॉक का भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो तीनों का टेम्परेचर ये मान लो, इसमें आइस और वाटर दोनों होंगे, और यहाँ पर कॉपर ब्लॉक, और तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो ना तो हीट कहीं से जाएगी, ये तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। मतलब कॉपर का जो ब्लॉक है वो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, 500 से 0 पे आ जाएगा। तो ये जितनी हीट रिलीज करेगा, वो सारी हीट किसको कन्वर्ट करने में चली जाएगी, आइस को कन्वर्ट करने में चली जाएगी वाटर के अंदर। 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट करना है वाटर को, वाटर को आपको टेम्परेचर नहीं देना। तभी तो लिखा हुआ है बहुत बड़े आइस के ब्लॉक पे रखा गया है। और बहुत बड़े आइस के ब्लॉक पे रखा गया है, मतलब जो भी हीट कॉपर रिलीज करेगा, वो सारी हीट आइस जो है वाटर में कन्वर्ट कर देगी, और जो हीट बचेगी वो बचती रह जाएगी। हमें तो ये देखना है कितना आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ है, कितना आइस मेल्ट हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो यहाँ पर जो हीट आपको रिक्वायर्ड थी
टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कॉपर ब्लॉक बाय 500 डिग्री सेल्सियस, जिसका मास कितना था, कैपिटल एम। मतलब कैपिटल एम उस ब्लॉक का मास है, कॉपर ब्लॉक का, उसको कितनी हीट चाहिएगी ताकि उसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए। अब आपको यहाँ पर ये नहीं गिवन था कि कॉपर ब्लॉक का इनिशियल मास, इनिशियल टेम्परेचर कितना था, तो आप ये मान के चलोगे कि उसका इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, ताकि उसका 0 डिग्री सेल्सियस होगा तभी तो 500 डिग्री सेल्सियस लग गए। तो डेल्टा टी कितना आएगा, 500 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में भी निकालोगे तब भी कितना आएगा, 500 केल्विन। क्यों आपने इसका डेल्टा टी 500 लिया, क्योंकि आपको उसका इनिशियल टेम्परेचर नहीं गिवन था। इनिशियल टेम्परेचर का मतलब आपको वो टेम्परेचर नहीं गिवन था कि जहाँ पे वो कॉपर का ब्लॉक था जब आपने उस फर्नेस में रखा था। तो इसमें तो ये लिखा था टू ए टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस, या तो ये लिखता कि आपको 500 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो गया फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, तब हम ये कह सकते थे। लेकिन अगर आपको इनिशियल टेम्परेचर ना गिवन हो तो आप इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही लेते हो। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो डेल्टा टी कितना आ गया, 500 डिग्री सेल्सियस। तभी आपने ये लिखा कि हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कॉपर ब्लॉक बाय 500 डिग्री सेल्सियस। मतलब कॉपर ब्लॉक जिसका मास आपने कैपिटल एम लिया 2.5 किलोग्राम जो गिवन था, उसको 500 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी, वो हीट जो जब वो वापिस आएगा तो वो हीट वो रिलीज कर देगा। तो हीट रिलीज्ड, यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि हीट जो रिलीज करेगा कॉपर ब्लॉक कहाँ से कहाँ आने के लिए। देखो इस चीज को आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर कि हीट रिलीज्ड बाय कॉपर ब्लॉक, हीट रिलीज्ड बाय कॉपर ब्लॉक टू decrease its temperature to decrease its temperature from 500 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात और ये बात एक ही है कि आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी उस कॉपर ब्लॉक का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, या फिर ये कह दो कि कितनी हीट वो रिलीज करेगा कॉपर ब्लॉक ताकि उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, कहाँ से कहाँ, 500 से 0 डिग्री सेल्सियस पर जब वो आएगा तब वो जितनी हीट रिलीज करेगा वो हीट किसको मिल जाएगी, आइस को मिल जाएगी। और उतनी हीट से मान लेते हैं आइस कितना मेल्ट हो गई, स्मॉल एम मास जो आइस है वो मेल्ट हो गई कंप्लीटली। तो हमें स्मॉल एम ही निकालना है कि कितना आइस का पार्ट मेल्ट हुआ होगा। तो आइस का तो क्या हुआ है, फेज चेंज हुआ है, तो यहाँ पर लगेगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट लगेगी, स्पेसिफिक हीट लगेगी कॉपर की, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। और यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसकी लगेगी, आइस की लगेगी। और यहाँ पर किसका लगेगा, स्पेसिफिक हीट कॉपर का। तो देखो जो कॉपर ने हीट रिलीज करी होगी वो कितनी रिलीज करी होगी, एम एस डेल्टा टी। एम तो उसका मास है, एस उसकी स्पेसिफिक हीट है, किसकी, कॉपर की। स्पेसिफिक हीट किसकी है, कॉपर की। और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, कि कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ है। तो ये किसके बराबर आएगा, स्मॉल एम इंटू में एल एफ। यहाँ पर सिर्फ फेज चेंज हुआ है ना उसका, इसका। तो एल एफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, किसकी, आइस की या वाटर की। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की कह लो चाहे वाटर की कह लो आप। तो यहाँ पर ये गिवन है। तो यहाँ पर आपको एम एस डेल्टा टी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू में एल एफ। तो यहाँ पर आपको कैपिटल एम कितना गिवन था, 2.5 किलोग्राम। और एस आपको क्वेश्चन में गिवन है, एस आपको कितना गिवन है, स्मॉल एस इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर कितना है, 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो कितना है, 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर की या आइस की कितनी गिवन है, एल एफ इक्वल टू 400 जूल पर ग्राम, ये गिवन है आपको। तो ये सभी इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हम, तो देखो क्या होगा आपका।
m की जगह तो 2.5 किलोग्राम। देखो ये s जो है ग्राम में है, तो इसको 1000 से गुणा करेंगे तो ये ग्राम में आ जाएगा। इनटू में s कितना है 0.4 है, तो ये जो डेल्टा टी कितना है 500 है। डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, तो ये जो एम एस डेल्टा टी आएगा ये किस में आएगा, जूल में आएगा। और स्मॉल एम ये मास है यहाँ पर, ये हमें निकालना है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है 400 जूल पर ग्राम, तो जूल से तो जूल कट जाएगा, और ये जो मास आएगा वो जो ग्राम नीचे बचेगा वो इस साइड आकर ये जो स्मॉल एम है वो किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। मतलब ये जो स्मॉल एम है वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा आपका, क्योंकि ये जूल पर ग्राम है। और यहाँ पर जो जूल है और इस साइड जो जूल बचा वो कैंसल आउट होकर के आंसर हमें किस में दे देंगे, ग्राम में दे देगा स्मॉल एम। तो ये स्मॉल एम कितना आएगा, ये 2.5 इंटू में 1000 इंटू में 0.4 इंटू में 500 और बटे में क्या है 400। इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 25 गुणा में 1000 गुणा में 4 गुणा में 500, इसका जो 10 है वो नीचे आएगा और 0.4 का भी 10 नीचे आएगा इंटू में 400। दो जीरो से दो जीरो कट गई, और ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, 4 से ये 4 कट गया, तो 25 रह गया, गुणा में 10 रह गया, गुणा में 5 रह गया। 25 पंजे कितने होते हैं 125, गुणा में 10, तो ये 1250 ग्राम आ जाएगा। और अगर हमें इसको किलोग्राम में चेंज करना हो तो 1250 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा जो आइस मेल्ट हुई है। तो ये 1.25 किलोग्राम आ जाएगा, मतलब इतनी आइस आपकी मेल्ट हुई होगी। तो अगर हम इसका आंसर देखें कि विच विल बी राइट आंसर, तो 1.2 किलोग्राम जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा आपका। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कंसेप्ट यूज किए कि जो हीट आपने कॉपर के ब्लॉक का टेम्परेचर राइज करने में दी 0 डिग्री सेल्सियस से आप 500 डिग्री सेल्सियस लेके गए, और फिर आपने उसको आइस के ब्लॉक पे रखा, तो वो 500 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आएगा, तो 500 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आएगा, तब जो जितनी हीट रिलीज करेगा वो हीट किसको देनी पड़ेगी, वो हीट आइस ले जाएगा। और मान लेते हैं वो आइस लेके गया और उसके आइस का ब्लॉक का कितना मास वाटर में कन्वर्ट हो गया, स्मॉल एम मास, तो स्मॉल एम निकालना था। तो यहाँ पर तो टेम्परेचर चेंज हुआ है, और जब टेम्परेचर चेंज होता है तो स्पेसिफिक हीट यूज में ली जाती है, और जब फेज चेंज होता है तो लेटेंट हीट काम आती है। यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड जा रहा था तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज करी गई, और अगर वाटर से वेपर जाता तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यूज करी जाती है। तो ये कंसेप्ट था यहाँ पर। ये लाइन लिखी गई है, ये लाइन और ये लाइन इक्वली है कि यहाँ पर उसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिएगी वही तो वो रिलीज करेगा, ताकि उसका टेम्परेचर वापस 500 से कितना हो जाए, 0 पे हो जाए। तो ये चीज थी, ये कंसेप्ट जो आपने यूज किया। तो यही कंसेप्ट आप देखो यहाँ पे लगाया आपने, एम एस डेल्टा टी, एम उसका मास है, एस उसकी स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। स्मॉल एम क्या है, वो आइस का मास है जो कन्वर्ट हुआ है, और एल एफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो कैपिटल एम को आपने ग्राम में क्यों लिखा, क्योंकि एस जो है वो ग्राम में है, और डिग्री सेल्सियस में चेंज इन टेम्परेचर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो स्मॉल एम है ये ग्राम में आएगा, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है 400 जूल पर ग्राम। तो अगर ये ग्राम पर ग्राम है तो ये पर ग्राम रखोगे तो ये ग्राम इस साइड आकर के स्मॉल एम को कितना बना देगा, ग्राम में बना देगा। तो ये आपको करना है। तो फाइनली जो आंसर आया 1250 ग्राम आया, आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, किलोग्राम में। तो ये क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट को समझ सको। इस क्वेश्चन को करने का, यहाँ से अगर आप एग्जाम में करो तो डायरेक्ट यहाँ से शुरू करोगे, एम मास है, एस स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, एम इंटू एल एफ करके एल एफ की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल दोगे। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपको सिर्फ 2 मिनट लगेगी इसकी कैलकुलेशन करने में। लेकिन मैंने पीछे का जो ये कंसेप्ट है वो इसलिए सिखाया है ताकि आप समझ सको कि आपने जो 500 डिग्री सेल्सियस से 0 पे आने में
जो हीट रिलीज करेगा कॉपर ब्लॉक, वो हीट कौन ले लेगा? आइस। और आइस क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। तो जो हीट वो रिलीज करेगा उसको m इंटू एल एफ के बराबर रख दिया कि m मास उसका क्या हो गया? मेल्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1%, मतलब रेडियस, जो अर्थ की जो रेडियस है ना, उसको श्रिंक कर दिया, मतलब उसको कम कर दिया। कितने से कम कर दिया? 1% से। बाय 1% का मतलब पहले जो रेडियस आर थी उसमें से 1% आर का कम कर दो, मतलब कितनी रह गई? 99% रह गई आर का। द डेंसिटी रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब डेंसिटी को आपने कांस्टेंट रखा लेकिन रेडियस को क्या कर दिया? कम कर दिया। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी, मतलब पहले जो जी होती थी अर्थ की सरफेस पर, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होती थी, अब वो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी, या जी के बराबर ही रहेगी, या मोर देन जी होगी, या लेस देन जी होगी? जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जब उसका मास m है और रेडियस क्या है? r है, और डेंसिटी क्या है? रो है। लेकिन आपने उसकी रेडियस को कम कर दिया 1% से, लेकिन डेंसिटी आपने क्या रखी? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो सरफेस पे है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? श्रिंक का मतलब होता है डिक्रीज करना, और रेडियस आपने 1% से डिक्रीज कर दी, तो रेडियस पहले जो आर थी बाद में कितनी हो गई? आर माइनस 1% कम करनी है ना आर का, तो आर माइनस 1% कैसे निकालोगे आर का? आर गुणा में 1/100, तो 100 - 1/100 तो 99/100 आर आ जाएगी, तो 0.99 आर आ गई। मतलब पहले जो रेडियस आर थी बाद में कितनी हो गई? 0.99 आर। लेकिन पहले जो डेंसिटी रो थी बाद में भी डेंसिटी क्या रही? रो रही। बाद में भी डेंसिटी क्या रही? रो। लेकिन पहले मान लेते हैं रेडियस आर थी और बाद में रेडियस क्या हो गई? आर डैश, और आर डैश किसके बराबर है? 0.99 आर के इक्वल है, मतलब आर डैश जो है वो आर से कम है, मतलब आर डैश जो है वो आर से कम है, और रो जो है वो रो के बराबर है। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं वो कितनी कम है वो बाद में करेंगे। अब देखो डेंसिटी कांस्टेंट थी, आपने क्या किया? ये अर्थ है जिसकी रेडियस कितनी है? आर, डेंसिटी कितनी है? रो, मास कितना है? एम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी की वैल्यू कितनी होती है? जी एम बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया? डेंसिटी तो सेम रखी लेकिन रेडियस क्या कर दी? कम। लेकिन इसका मास भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मास भी कम हो जाएगा। ये तो श्योर है कि अगर डेंसिटी सेम है, रेडियस कम करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, और डेंसिटी गुणा वॉल्यूम क्या होता है? मास, तो मास भी कम हो जाएगा। हमें क्या करना है? हमें जी की वैल्यू मास की टर्म में नहीं निकालनी, हमें जी की वैल्यू किसकी टर्म में चाहिए? डेंसिटी की टर्म में चाहिए। तो अगर हम क्या करें, इसकी जो रेडियस है वो आर डैश किसके बराबर है? 0.99 आर के इक्वल है। यहाँ की जो सरफेस है वहां पर जी की वैल्यू मान लेते हैं जी डैश के इक्वल है। किसके इक्वल है? जी डैश के इक्वल है सरफेस पर। तो जी की वैल्यू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो मास किसके बराबर होता है? मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। मास किसके बराबर होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और डेंसिटी किसके इक्वल है? रो। और वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर मास m किसके इक्वल आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो। तो ये मास आप यहाँ पे रखोगे तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी? g बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। आर स्क्वायर और आर क्यूब दो पावर कैंसल आउट हो जाएगी तो एक पावर ऊपर रहेगी, तो 4/3 जी पाई आर इंटू रो। तो जी की वैल्यू ये आ गई। अब देखो जी की वैल्यू ये आ गई तो जी जो है वो जी पाई रो कांस्टेंट, तो ये जो स्मॉल जी है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि यहाँ पर जो ये जो एम मास है वो वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है ना स्मॉल एम।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जी इनवर्सली देखो, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते तो कहते आर कम हो गया तो जी बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल एम है ये भी तो कम ज्यादा हो रहा है ना, कम हो रहा है। तो आप ये कहोगे कि जी का इफेक्ट हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, ये कम हो गया ये भी कम हो गया, अब ये बढ़ेगा या ये कम होगा, इसका हमें इफेक्ट नहीं पता, क्योंकि ये भी कम हो रहा है ये भी कम हो रहा है, इसके कम होने से ये बढ़ेगा, इसके कम होने से ये कम होगा, लेकिन कितना कम होगा कितना बढ़ेगा ओवरऑल क्या होगा ये नहीं बता पा रहे थे हम। इसलिए हमने क्या किया, इसको जी को डेंसिटी की टर्म में और रेडियस की टर्म में निकाल लिया। अब रो भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, कैपिटल जी भी कांस्टेंट, तो स्मॉल जी जो है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया। अब यहाँ पर आर जो है वो कम हो रहा है तो जी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जी डैश की वैल्यू जी से क्या आएगी, कम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इसकी रेडियस कम है, इसकी रेडियस कम है तो सरफेस पे जी डैश जो है ना वो जी से क्या आएगा, कम आएगा। समझ गए। यहाँ पे देखो बाकी सभी चीज कांस्टेंट होगी इसमें और इसमें, पर फर्क क्या होगा रेडियस का, इसकी रेडियस ज्यादा है तो जी की वैल्यू ज्यादा, इसकी रेडियस कम तो जी की वैल्यू कम। क्यों, क्योंकि जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, कब, जब डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। जब डेंसिटी कांस्टेंट हो तो जी आर के डायरेक्टली होता है, और जब मास कांस्टेंट हो तो जी आर स्क्वायर के इनवर्सली होता है इफ मास कांस्टेंट। इन दोनों में डिफरेंस को समझिए। अगर आपसे कहता मास कांस्टेंट है तब आप ये कंसेप्ट यूज करते, लेकिन अगर इसने कहा डेंसिटी कांस्टेंट है तो आप ये यूज करोगे, और यहां से आपको लगा कि यहाँ पर रेडियस कम हुआ है, यहाँ पर अगर रेडियस कम हुआ है तो आप ये कहोगे कि रेडियस के कम होने से जी भी कम हो गया, तो इसकी सरफेस पे जो जी डैश होगा वो इस जी से क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए आपने क्या किया, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और आर डैश जो है आर से कम है, तो जी डैश भी जी से क्या होगा, कम होगा। तो इसकी जो सरफेस है उसके ऊपर जी डैश जो सरफेस पे जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था वो जी से कम होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी इसका राइट आंसर होगा, लेस देन जी। अगर आप यहाँ पर करोगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को यूज कर लेंगे, आर कम हो गया जी बढ़ गया तो क्या करेगा, मोर देन जी कर देंगे। लेकिन उसमें ये तो पढ़िए कि वो कंडीशन क्या दे रहा है, मास कांस्टेंट कर रहा है या डेंसिटी कांस्टेंट कर रहा है। यहाँ पर वो डेंसिटी कांस्टेंट कर रहा था। तो अगर आप इसको स्मार्टली करते हो तो ये फॉर्मूला आपको याद है, इससे आपने ये निकाला और डायरेक्ट बता दिया जी जो है डायरेक्टली है आर के कम होने से जी भी क्या होगा, कम, तो इसकी सरफेस पे जी की वैल्यू कम होगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट में कवर कर सकते हो। इसको मैंने समझाने के लिए थोड़ा टाइम लिया, अदरवाइज एग्जाम में ये 1 मिनट में इजिली सोल्व हो सकता है क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर था वो डी इज द राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पावर ऑफ अ वाटर पंप इज 2 किलोवाट। मतलब पावर जो है वो कितनी है, 2 किलोवाट है किसी वाटर पंप की। पावर कितनी है, पावर ऑफ अ वाटर पंप, मतलब किसी वाटर पंप की जो पावर है वो कितनी है, 2 किलोवाट। किलो को अगर आप रिमूव करोगे तो 10 की पावर 3 लिखोगे, तो 2 × 10 की पावर 3 वाट उसकी पावर है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर में इट कैन राइज इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना पानी वो राइज कर देगा, ऊपर चढ़ा देगा, टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर विल बी। मतलब यहाँ पर पानी की कोई मोटर है, वाटर मोटर, उसको क्या करना है, पानी जो है वो कितनी हाइट लग पहुंचाना है, 10 मीटर की हाइट पर पानी पहुंचाना है। कितना पानी पहुंचा देगी 1 मिनट में, कितना टाइम दिया है, 1 मिनट टाइम दिया है, 1 मिनट। 1 मिनट में कितना पानी वो इस टंकी के अंदर, टैंक के अंदर पहुंचा देगी। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि जो पावर ऑफ ए वाटर पंप की 2 किलोवाट है, इतनी पावर है, और अमाउंट ऑफ वाटर, मान लेते हैं यहाँ से पाइप के थ्रू यहाँ पर पानी गया, यहाँ पर पाइप के थ्रू वाटर गया, तो मान लेते हैं कितना वाटर गया, मास गया एम। एम क्या है, मास है जो यहाँ से यहाँ पे चला गया।
यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। इट कैन राइज द अमाउंट ऑफ वाटर का मतलब है कितना वाटर यहाँ पे चला गया इन लीटर, मतलब आपको लीटर में निकालना है। इट कैन राइज इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना राइज हुआ टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, मतलब कितना पानी यहाँ पे चला गया 1 मिनट में, कितनी हाइट पे 10 मीटर। एम मास चला गया यहाँ से, एम मास यहाँ से चला और यहाँ पे चला गया, और ये ले लेते हैं हम रेफरेंस लेवल। क्या ले लेते हैं, रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल का मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। तो एम मास जो यहाँ से यहाँ पे गया है एच हाइट ऊपर, तो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एच। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ये मोटर ही तो प्रोवाइड कर रही है, तो मोटर जो एनर्जी देगी 1 मिनट में, वही पानी यहाँ पे चला जाएगा एम जी एच के बराबर। तो सप्लाई बाय एनर्जी सप्लाई बाय मोटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी एनर्जी सप्लाई करेगी मोटर, वो किसके इक्वल होगी, mgh। ये पानी कहता है भाई साहब मेरे को यहाँ से यहाँ लग लाने के लिए mgh पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है मेरी, तो मुझे mgh की एनर्जी दो, मैं यहाँ पे चला जाऊंगा। मेरी एनर्जी में mgh का चेंज हुआ है, पहले 0 थी बाद में mgh हो गई। तो ये mgh एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगी, ये मोटर। तो ये मोटर 1 मिनट में कितना पानी भेज रही थी यहाँ से, m क्या है, वो मास है, मास ऑफ वाटर जो राइज हुआ है, मास ऑफ वाटर राइज इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में जो पानी राइज हुआ है वो m मास है। तो mgh हो गया। h आपको कितना गिवन है, 10 मीटर गिवन है, और g की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, आंसर में दिया भी है क्वेश्चन में कि 10 लीजिए, और m मास हमें निकालना है। तो एनर्जी सप्लाई बाय मोटर, एनर्जी 1 मिनट में कितनी होगी, पावर इनटू टाइम होता है, इक्वल टू एम जी एच। तो एम किसके बराबर आएगा, पावर गुणा में टाइम बाय जी इंटू में एच। सारी हम देखो ये भी एसआई यूनिट में लिखेंगे, ये भी एसआई में, ये भी एसआई में, और ये भी एसआई में। पावर कितनी है, 2 गुणा में 10 की पावर 3 वाट, और टाइम जो है 1 मिनट है, 1 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 बाय 10 गुणा में 10, तो ये 100 हो गया। तो ये 2 गुणा में 100 है, तो ये 2 पावर यहाँ पे कट जाएगी, तो 1 पावर रह जाएगी गुणा में 60, तो 2 जीरो 6 दूनी 12, तो ये आ गई 1200 किलोग्राम। तो मास क्या आ गया, ऐसा यूनिट में ही आएगा, तो इतने किलोग्राम जो मास है वो राइज हुआ है। अब हमें मास जो आया है वो 1200 किलोग्राम आया है। हमें आंसर किस में चाहिए, मास कितना अमाउंट वाटर का ऊपर गया। अगर किलोग्राम में आंसर होता तो 1200 किलोग्राम आता, लेकिन हमें तो आंसर किस में दिया है, वॉल्यूम में गिवन है, और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब भी होती है और लीटर भी होती है। तो हम इसका आंसर पहले किस में निकाल लेते हैं, मीटर क्यूब से, और मीटर क्यूब से किस में निकाल लेंगे, लीटर में। तो सबसे पहले हम मास को किस में चेंज करेंगे, वॉल्यूम में। तो देखो वॉल्यूम में कैसे चेंज करेंगे, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम हमें निकालना चाहिए। तो हमें ये पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी इक्वल होती है मास बाय वॉल्यूम के। तो यहाँ से जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल आएगा, मास बाय डेंसिटी के, मास बाय डेंसिटी। डेंसिटी किसकी लेनी पड़ेगी, वाटर की। मास तो 1200 किलोग्राम है, और डेंसिटी जो होती है ना वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होती है, या 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी होती है। तो यहाँ पर मास किलोग्राम में है तो डेंसिटी किलोग्राम वाली यूज करेंगे, तो बाय क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो ये मीटर क्यूब कहाँ चला जाएगा, ऊपर, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, तो ये 12/10 रह जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो वॉल्यूम कितना आ गया, 12/10 मीटर क्यूब। लेकिन हमें जो वॉल्यूम पूछ रहा है वो किस में पूछ रहा था, कितने लीटर। तो अब हमें ये पता है 1 मीटर क्यूब में
10 की पावर 3 क्या होते हैं, लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 10 की पावर 3 लीटर होते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है हम कितना लेंगे, अब हम वॉल्यूम 12/10 तो था, और 1 मीटर क्यूब की जगह हम 10 की पावर 3 क्या रख देंगे, लीटर। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो यहाँ पर कितनी जीरो बच जाएगी, 2। तो ये क्या आ जाएगा, 12 गुणा 10 की पावर 2 लीटर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1200 लीटर। तो इसका जो आंसर होगा, कितना वॉल्यूम इसका राइज किया होगा, वो आपने पहले मास जो है किलोग्राम में आया कि इतना मास ऊपर गया है वाटर का, उससे आपने वॉल्यूम निकाला कितना वॉल्यूम वाटर का ऊपर गया है, और उस वॉल्यूम को फिर आपने मीटर क्यूब से लीटर में चेंज किया। तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या आएगा, 1200 लीटर। तो अगर हम ऑप्शन से जाएं कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, तो ये देखो आप कि इसका जो ऑप्शन है वो 100, 1000, 1200, 2000। तो 1200 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कैसे किया कि मोटर जो 1 मिनट में एनर्जी क्या करेगी, सप्लाई करेगी वाटर को, उससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी mgh, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी तो उससे आपने जो है मास निकाला, और मास को फिर यूनिट में चेंजेस किए, और वो आपको करने आने चाहिए चेंजेस, ताकि आप यूनिट कन्वर्जन करना सीखिए, ताकि आप अप्लाई कर सको। इस क्वेश्चन में अगर आप यूनिट कन्वर्जन करना नहीं सीखोगे तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर सकते फाइनल आंसर लग। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।